हाँ जी बेटा, शुरू करते हैं हम नाइट्रिक एसिड के बारे में। हाँ जी बेटा, नाइट्रिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है आप सब बताएंगे मेरे को। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड? HNO3। वेरी गुड बेटा, HNO3। तो बेटा सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, इसकी प्रिपरेशन करते हैं और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन करेंगे, तब हम जनरल प्रॉपर्टीज शुरू करेंगे ग्रुप 16 की। और ग्रुप 16 भी बेटा हमारा 3 क्लासेस का मतलब एक एक घंटे की 3 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं बेटा, सबसे पहला हमारे आता है प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन के अंदर हम पहले शुरू करेंगे इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन, यानी लैब के अंदर कैसे प्रिपेयर किया जाता है बेटा। जब हम लैब की बात करते हैं बेटा, तो लैब में नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए हम क्या लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट लेते हैं, NaNO3 व्हेन ट्रीटेड विद या हीटेड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। इसकी प्रेजेंस में बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं। देन द reaction will take place, form NaHSO4, ठीक है बेटा, and HNO3। ये HNO3 की क्या करता है, प्रिपरेशन करता है। तो ये हमारे पास है लेबोरेटरी मेथड। और इसके लिए बेटा हमारे सिलेबस में एक ही कॉमर्शियल मेथड दे रखा है। देयर इज ओनली वन कॉमर्शियल मेथड ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन एबल टू प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड। और बेटा बाय नेम बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमने अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए हैबर प्रोसेस किया था, वैसे ही बेटा कॉमर्शियल प्रिपरेशन जब हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं, एंड दैट मेथड इज नोन एज ऑसवाल्ड्स प्रोसेस। उसे बेटा हम ऑसवाल्ड प्रोसेस कहते हैं। देखिए इस ऑसवाल्ड प्रोसेस में हम करते क्या बेटा, इस ऑसवाल्ड प्रोसेस के अंदर हम ट्रीट करते हैं अमोनिया को। सबसे पहले क्या लेते हैं बेटा, अमोनिया इज ऑक्सीडाइज, ठीक बेटा, एयर की प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, एयर की प्रेजेंस में, एंड इट विल लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ। और आप भी जानते हैं बेटा, ये जो ऑक्सीजन होता है एट रूम टेम्परेचर इसके साथ इजीली रिएक्ट नहीं कर पाता, इसके अंदर हमें क्या लेना पड़ता है, कैटलिस्ट ऐड करते हैं, platinum catalyst in the presence of RH Young catalyst, जो इसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है बेटा, इंक्रीज कर देता है। ओ सौरभ बाहर आ जाए एक बार। हाँ जी बेटा, एक्चुअली में किसी के पेरेंट्स का फोन आ गया था, अभिषेक के पापा का फोन आ गया था, डी सेक्शन में अभिषेक है ना हमारा, उसके पापा का फोन था। चलिए ओके बेटा, देखिए हम जब नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन करते हैं तो बेटा ये ऑसवाल्ड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं बता रहा हूँ, दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा हम करते क्या इस मेथड में, सबसे पहले जो हमारे पास अमोनिया होता है उसकी एयर ऑक्सीडेशन करा देते हैं। मतलब अमोनिया को क्या करते हैं बेटा, एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, 500 केल्विन टेम्परेचर एंड 9 बार प्रेशर। इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ NO, ठीक है बेटा, एंड 6H2O मॉलिक्यूल। और इसको बैलेंस करते हैं बेटा, तो यहाँ पे ये 4 आएगा, 4NH3 और 5H2O। अब जो ये हमारे पास NO बना है बेटा, क्या बना है हमारे पास, जो ये NO की प्रिपरेशन हुई है, इसको हम फर्दर क्या करते हैं बेटा, ट्रीट करते हैं किसके साथ, एयर के साथ ट्रीट करते हैं। हाँ जी बेटा,
जब इसको फर्दर ट्रीट करते हैं बेटा एयर के साथ NO plus O2, it will leads the formation of NO2. ये NO2 की प्रिपरेशन कर देता है बेटा। ठीक है बेटा, अब इसको क्या करते हैं हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 लगा देते हैं और NO2 के आगे भी क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, जो ये NO2 है इसको जब वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, when NO2 is treated with water molecule, वाटर के साथ ट्रीट करते हैं बेटा, then it will leads the formation of नाइट्रिक एसिड एंड NO गैस अगेन रिलीज होती है। इस NO गैस को यूज करते हैं अगेन ऑक्सीडाइज करते हैं बेटा और हमारे पास फिर दोबारा से नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन होती है। एंड इज इन दिस मेथड द लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज टू बी प्रिपेयर्ड बेटा। तो ये 3 स्टेप में टेक प्लेस करता है, याद रखना बेटा ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, HNO3 का स्ट्रक्चर हमने कल पढ़ लिया था बेटा। HNO3 का स्ट्रक्चर ये है जिसकी बेसिसिटी 1 होती है, कोवेलेंसी 4 होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है इसके अंदर +5 होती है। ओके, इसके ऊपर हम 3-4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा आपसे। पहला इसकी, क्योंकि प्रिपरेशन बेटा 2 ही है, एक इसका लेबोरेटरी मेथड और एक कॉमर्शियल मेथड। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये 2 भी कर लोगे ना तब भी काफी है मेरे लिए। ठीक है बेटा, 2 प्रिपरेशन कर लेनी इसकी। अब हम इसकी करते हैं बेटा कुछ प्रॉपर्टीज। अब मुझे बताइए बेटा, नाइट्रिक एसिड एसिडिक होता है या बेसिक होता है नेचर में? एसिडिक। एसिडिक। हाउ कैन यू से दैट इट इज एसिडिक इन नेचर? सर ये H+ आयंस डिसॉल्व व्हेन अंडरगोस डिसोल्यूशन। बेटा आप सुनिए, अब हम बात करते हैं बिल्कुल दिव्यांशु बिल्कुल सही कहा आपने। जब इसका एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? इन एक्वस सॉल्यूशन HNO3, यानी जब हम HNO3 को पानी के साथ पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये HNO3 क्या करता है? H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देता है एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ H3O पॉजिटिव व्हिच वाज एक्सेप्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल एंड, और ये बेटा किसकी तरह बिहेव करता है? एसिड की तरह बिहेव करता है। और इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है बेटा वो भी हाई होता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है बेटा। तो हम ये इन एक्वस सॉल्यूशन HNO3 behave as strong acid। उसके 2 रीजन हम बता देते हैं। पहला रीजन है बेटा गिविंग हाइड्रोनियम आयन यानी H3O पॉजिटिव आयन, और दूसरा हाई डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू। ये इसके 2 रीजन है बेटा जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। पेपर में आए तो ये दोनों ही रीजन आपको लिख के आने हैं। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं बेटा, इसकी कुछ मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं जो लास्ट ईयर पेपर्स में आ रखी है। तो हम इसके अंदर दोनों ही करेंगे बेटा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी और कंसंट्रेटेड के साथ भी, दोनों के एक साथ करते हैं। और वही करेंगे जो लास्ट ईयर पेपर में हमारे पास आ रखी है। चलिए, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट इतना इसमें से कुछ रिएक्शंस, मतलब कहने का मतलब है 3-4 पेपर के अंदर। अरे भाई आराम से भाई, आराम से, मैं डरा दिया तूने एकदम से। हाँ जी लो बच्चे। हाँ ओके बेटा, हाँ जी बताइए बेटा। इन एक्वस सॉल्यूशन HNO3 बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके 2 रीजन बताए, गिविंग H3O पॉजिटिव आयन, मतलब वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देता है व्हिच वाज एक्सेप्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। और दूसरा क्या है, इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट जो वैल्यू होती है बेटा वो बहुत ज्यादा क्या होती है? हाई होती है। ठीक है मैम? थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा, कोई जहां पे भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना बेटा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करूंगा। बट ये जो है बेटा, जैसे रिएक्शंस हम ऑर्गेनिक में करते हैं, इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस का सिर्फ सिंपल से देखो भाई कॉन्सेप्ट, जैसे हम कहते हैं कि कोई मैकेनिज्म है, इनका एज इट इज कोई मैकेनिज्म होता नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि HNO3 बेटा करता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ओके बेटा, देखिए सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम क्या करते हैं बेटा, कॉपर को, देखो ध्यान सुना, इसकी 4 रिएक्शन मैं आपको कराने वाला हूं। पहले हम क्या करेंगे बेटा, कॉपर के साथ कर लेते हैं, यानी मेटल्स के साथ, और फिर हम क्या करेंगे, नॉन मेटल्स के साथ करेंगे रिएक्शन।
ठीक है बेटा, सबसे पहले मेटल्स के साथ, और मेटल्स के अंदर हमारे पास दो ही है, एक कॉपर और सेकंड है जिंक। इन दोनों मेटल्स के साथ ही बेटा कॉपर कॉपर और जिंक जिंक। ठीक है बेटा, HNO3 डाइल्यूट, सबसे पहले डाइल्यूट के साथ करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड के साथ दूसरी रिएक्शन करेंगे। सेम ऐसे ही जिंक की भी हम सबसे पहले HNO3 डाइल्यूट के साथ करेंगे और फिर कंसंट्रेटेड के साथ। और बेटा ये वही रिएक्शन लिखवा रहा हूं जो पेपर में आती है सीबीएसई बोर्ड में। हाँ जी बेटा, ये तो आपको रिएक्शन आती होंगी, आपने 10th में भी कहा था, एस मेटल प्लस एसिड गिव्स, हाँ भाई, सॉल्ट प्लस वाटर। बिल्कुल Salt plus water. बिल्कुल सही, सॉल्ट प्लस बेटा एक्चुअली में हाइड्रोजन गैस निकलती है, बट इसमें क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हाइड्रोजन जो रिलीज होती है उसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है और वाटर के साथ रिएक्ट करवा देता है। इसी वजह से इसके अंदर क्या होता है बेटा, वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो क्या बनेगा इसके अंदर, जल्दी बताइए। कॉपर, जैसे कॉपर को H2SO4 के साथ बनते तो कॉपर सल्फेट बनता, ऐसे कॉपर को नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट। बिल्कुल सही, कॉपर नाइट्रेट। इस ट्वाइस। टाइप से होल ट्वाइस, बिल्कुल सही। सेम इसमें भी कॉपर नाइट्रेट बनेगा बेटा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल। इसमें एक बाय प्रोडक्ट और बनता है, वो और साथ में बना देते हैं। ये चीज इनके अंदर हर एक के अंदर सेम बनेगी, जो चीज सेम है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बेटा। इसमें भी जिंक नाइट्रेट बनेगा और सेम इसके अंदर भी क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल, और इसके अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल। देखिए बेटा, जब हम कंसंट्रेटेड की बात करते हैं, ध्यान से सुना, कंसंट्रेटेड की, जब ये कंसंट्रेटेड होता है तो NO2 गैस ऑलवेज रिलीज करता है NO2 गैस जब इसके अंदर कंसंट्रेट लेते हैं। बट कॉपर की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए ये क्या करता है, NO गैस की रिलीज कराता है, वेरएज जिंक के साथ ये N2O गैस क्या करता है, रिलीज करता है। और इस NO2 गैस की जो कंसंट्रेशन होते हैं वो बहुत कम होती है बेटा, याद रखना। कभी सोचो कि लाफिंग गैस यहीं से बना के दो, तो इसकी जो कंसंट्रेशन होते हैं वो बहुत कम होती है बेटा। ठीक है, चलिए अब इसको बैलेंस कर देते रिएक्शन को। तो यहाँ पे बेटा बैलेंस करने के लिए इसके अंदर 3 आएगा, यहाँ पे 8, कॉपर के आगे भी 3 आ जाएगा, वाटर बैलेंस करने 8 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, इस टाइप से। ठीक है बेटा, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए, 2 3 6, और ये बच गए, ये 4 2 एंड 2, 4 10 4। ठीक है बेटा, और सेम यहाँ करते हैं हम 4, इसके अंदर क्या आएगा 5, और ये स्टेप से, और यहाँ पे देखिए कंप्लीट करते हैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और रिएक्शन हो गई बैलेंस। और बेटा ये 4 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है, ये चारों। अब हम क्या करते हैं बेटा, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट कराते हैं, नॉन मेटल्स के साथ। ओके, अब आपने देखा बेटा मैंने 2 लाइन छोड़ दी इसके अंदर, ध्यान से देखिए ये 2 लाइन। अब मुझे बताइए बेटा, जब हम इसकी बात करते हैं, जब मैं क्रोमियम और एल्यूमिनियम के साथ इसको रिएक्ट कराता हूं, किसको, HNO3 को रिएक्ट कराते हैं, तो ये डू नॉट रिएक्ट या डू नॉट डिसॉल्व, ये इसके अंदर डिसॉल्व क्यों नहीं होती बेटा, बता सकते हो, व्हाई दे डू नॉट डिसॉल्व इन ये नाइट्रिक एसिड, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था बेटा, आप बता रहे थे दीपाली बेटा। सर ये इसके साथ रिएक्ट करके ना H2 गैस बना देती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने देती। मैंने कहा इसके डिसॉल्व की बात है, रिएक्ट नहीं करते इसके साथ, रिएक्ट भी नहीं करते, क्यों नहीं करते, 10th में भी हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं उस टाइप से, ऐसे ही मैग्नीशियम की जब हम बात करते हैं बेटा, इनके ऊपर कोटिंग नहीं जाती है, ये हो जाते हैं, रेस्ट हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बिल्कुल सही, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, किसकी लेयर की फॉर्मेशन होती है बेटा, प्रोटेक्ट, बिल्कुल ऑक्साइड लेयर, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस। और वो सरफेस क्या करती है बेटा, इसको प्रोटेक्ट करती है, इसको डिसॉल्व नहीं होने देती नाइट्रिक एसिड के साथ। दैट्स व्हाई दे आर नॉट डिसॉल्व्ड इन कंसंट्रेटेड, इवन कंसंट्रेटेड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते बेटा।
ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। किसकी बात करते हैं बेटा? नॉन मेटल की बात करते हैं। और नॉन मेटल्स में हमारे पास कौन कौन सी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की। पेपर में आ रखे है 2012 के अंदर कार्बन की आ रखे, कार्बन प्लस HNO3। सेकंड बेटा आयोडीन प्लस 10HNO3। बेटा क्या आपको डी ब्लॉक रिएक्शन याद है डी ब्लॉक के अंदर या नहीं याद? देखो जब हम बात करते हैं बेटा, ये हमारे पास आई जो होता है वो दो चीजों में टूटता है, या तो आई नेगेटिव बनेगा या फिर दूसरा क्या बनता है, भूल गए? आई पॉजिटिव। नहीं, ये बनता है बेटा या तो आई नेगेटिव बनता है या फिर आप बनाते IO3 नेगेटिव। ये दो चीज बनती है। ये बेटा जब रिड्यूस, जब हम बात करते हैं ये रिड्यूस होता है तब बनता है, कम हो जाते हैं, और जब ऑक्सीडाइज होता है तो ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाते हैं। तो इसके अंदर भी ये ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो इसमें क्या बनेगा IO3 नेगेटिव। और नेगेटिव क्यों आता है? क्योंकि यहां से आयनिक है तो हाइड्रोजन वापस लगा देते हो तो क्या बन जाएगा HiO3 बन जाता है। ये याद रखना। प्लस 10 NO2 गैस प्लस 4 H2O। तो बस ये मेन जो है बेटा स्टार्टिंग का ये याद रखना है आपको, बाकी हर एक के अंदर सेम सेम बनेगा। अब भाई बताइए, जब नाइट्रिक एसिड को, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कार्बन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बनता है बेटा, जल्दी बता सकते हो? कार्बो क्या बनता है? कार्बोनेट। और कार्बोनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? हाँ भाई, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर CO3 2 माइनस। 2 माइनस। इसको 2 माइनस को वापस करेंगे, इसको वापस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2CO3। H2CO3। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो बनेगा आपके पास ये बन जाएगा H2CO3, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? साथ में 4NO2 गैस यानी NO2 गैस निकलेगी, प्लस H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल साथ में निकलेंगे बेटा। ठीक है बेटा। ऐसे बेटा थर्ड हमारे पास है जब सल्फर के साथ करते हैं। स्टेबल नहीं होता। है बेटा, H2CO3 भी तो स्टेबल नहीं होता। H2CO3 बेटा कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है, और कार्बोनेट क्या करता है? इवोल्व हो जाता है किसकी फॉर्म में? CO2 गैस में। ये फर्दर बेटा जब इसको हीट करते हैं तो ये CO2 गैस की फॉर्म में क्या कर जाता है? इवोल्व हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीडाइज होने के बाद या तो ये CO2 बनेगा या फिर कार्बोनेट बनता है, और इस सेक्शन में कार्बोनेट की फॉर्म में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। अब ऐसी बात करते हैं बेटा, जैसे सल्फर की बात करते हैं, सल्फर को ऑक्सीडाइज करेंगे तो किसमें बनता है बेटा? याद है या नहीं है ये वाली? S अरे नेगेटिव या S बेटा या तो S2 नेगेटिव में, याद रखो S2 नेगेटिव बनता है और ये रिड्यूस होके बनता है, या फिर बनता है SO4 2 नेगेटिव में और ये ऑक्सीडाइज होके बनता है। ठीक है बेटा, तो SO2 नेगेटिव में वापस इसको हाइड्रोजन दे दो तो क्या बन जाएगा? H2SO4। बिल ये बन जाएगा H2SO4। यहाँ देखिए सल्फर 8 है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 8 लगा देते हैं बेटा, और प्लस NO2 गैस प्लस H2O। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन 48 है तो यहाँ पे 48 लगा दीजिए बेटा, और साथ में हाइड्रोजन की बात करते हैं बेटा। देखिए इनमें से हाइड्रोजन कितने हो गए? 16 चले गए, 16 इसमें से माइनस करोगे तो 32 हो गए, और यहाँ पे 2 है तो कितना लग जाएगा? 32 का हाफ करेंगे तो 16। इस टाइप से बेटा देखो बेटा, सारी रिएक्शंस बिल्कुल वही वाली है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। यदि रिएक्शन आपको याद है तो ये रिएक्शंस भी आपको याद हो जाएगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले बता रहा हूं। ओके बेटा, तो लास्ट एंड फाइनल जब हम बात करते हैं फोर्थ रिएक्शन, लास्ट एंड फाइनल, और ये होती है बेटा PO4 प्लस HNO3। ठीक है बेटा, यहाँ पे 20 कर सब बोल दीजिए। पियो लिखा P4 है। ओ सॉरी P4, मैंने वो एक्चुअली में P4 प्लस में HNO3। ओके बेटा, फोस्फेट, ये जो P4 होता है ये फोस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फोस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? PO4 3 माइनस। PO4 3 माइनस। PO4 3 माइनस, वापस इसको हाइड्रोजन दे दो, क्या बन जाएगा? H3PO4। बिल्कुल H3PO4। और यहाँ पे देखिए फॉस्फोरस 4 है तो बैलेंस करने के लिए इसके आगे हम 4 लगा देते हैं बेटा। नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन कितने हैं? 20, तो यहाँ पे 20 NO2 लगा देते हैं प्लस H2O। तो देखिए बेटा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो चुके हैं जब हम बात करते हैं 4 जब 4 3 12 हो गए बेटा। 12 16 में से 12 गए, कितने बचे? 4
8 8 और यहाँ पे Four कितने लगेगा, H2 लगा दे? बिल्कुल Four. सही, वेरी गुड बेटा, 4 लग जाएगा। ओके, अब बेटा लास्ट ईयर जब मैंने आपको 11th क्लास में बताया था ब्राउन रिंग टेस्ट, याद है या नहीं है ब्राउन रिंग टेस्ट? Yes sir. ओके, The nitrate. ब्राउन रिंग, बिल्कुल सही, ब्राउन रिंग टेस्ट हम करते थे बेटा किसके लिए? फॉर नाइट्रेट NO3 नेगेटिव आयन के लिए। किसी को याद है हम इसके अंदर क्या क्या डालते थे नाइट्रेट के अंदर, यानी ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर सबसे पहले क्या क्या डाला जाता था बेटा? एनीवन रिमेंबर? सो नेस्ले So पहले फिर copper नहीं बेटा, chip. नहीं, कॉपर चिप नहीं डालते थे, याद रख। कॉपर चिप डाला बेटा, वो था नेस्ले ब्राउन गैस। नहीं, वो तो बेटा वो अमोनिया की टेस्ट के लिए थे, नेशनल रिएजेंट टेस्ट, जिसमें ब्राउन पीपीटी बनते थे। Iron. सुनिए, आयरन के लिए सब बिल्कुल सही। इसके अंदर सबसे पहले क्या करते थे बेटा? हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाते थे, Yes sir. FeCl3 का सॉल्यूशन बनाते हैं बेटा, जिसमें हम बात करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, फेरस सल्फेट की बात करते हैं मेनली, सॉरी। इसमें हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट बनाते हैं, और फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4। और यहाँ पे सिर्फ हम आयनिक इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि आयन से तो यहाँ पे FeSO4 टूट जाता था Fe2+ और SO4 2- में। ठीक है बेटा, साथ में इसके साथ में क्या डालते थे? साथ में कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं? टेस्ट किसका करना है? नाइट्रेट का। HN. और अलोंग द साइड वॉल क्या डालते हैं हम इसके? H2SO4. बिल्कुल सही, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट? H2SO4 concentrated. बिल्कुल सही, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते बेटा, तो ये लीड्स टू फॉर्मेशन करता है Fe2 पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू Fe3+ आयन, प्लस ये जो NO होती है बेटा, NO3 यानी नाइट्रिक, जो नाइट्रेट है जो आपका है, तो ये कन्वर्ट हो जाता था NO के अंदर, प्लस वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं? रिलीज होते हैं इसके अंदर। अब बैलेंस कर देते हैं बेटा इसको, ठीक है। यहाँ पे वो आप एसिडिक, वो बेटा एसिडिक और बेसिक मीडियम वाला आपको पता ही है। एसिडिक मीडियम में जब इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते हो, तो देखो इसके ऊपर चार्ज कितना है? इसके ऊपर +2, इसके ऊपर +3, तो इसके ऊपर डिफरेंस आ गया 1 का। नाइट्रोजन की निकालते हैं, देखो 2 3 6, 6 में से 1 गया 5। हाँ भाई, इसमें डिफरेंस कितने का आया? 2, ये आ गया 2। तो 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है भाई? और 2 और 5 में, 2 और 5 में 3 का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक में 1 का डिफरेंस है, एक में 3 का। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, Fe वाले को 3 से मल्टीप्लाई, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब दोनों तरफ देखिए बेटा, इस साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? रिएक्टेंट साइड में जल्दी बताओ, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? 3. और प्रोडक्ट साइड में 2. बैलेंस करने के लिए क्या करें? H2O को 3. कितने H2O मॉलिक्यूल लगाएंगे? यहाँ पे देखो, ये H2 और H पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे, 2. यहाँ पे अभी ये बाद में बात 2. करेंगे। 2 H2O लगा देंगे, और हाइड्रोजन कितने हो गए आप यहाँ पे? 4. 4H+. 4, बिल्कुल सही, 4H+। बेटा ये बैलेंसिंग मैंने आपको ऑर्गेनिक उसमें डी ब्लॉक, अगेन Yes, डी sir. ब्लॉक में बैलेंसिंग है ये सारी। अब देखिए बेटा, रिडॉक्स ये में भी थी. बिल्कुल रिडॉक्स में थी। ये Fe3+ क्या करता है? इस H2O मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर लेता है और फॉर्मेशन करा देता है बेटा कॉम्प्लेक्स की FeH2O6 वाटर के साथ। और ये नाइट्रेट जब इसके साथ, नाइट्रिक ऑक्साइड जब हम बात करते हैं, ये अगेन रिएक्ट करता है इसके साथ। ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, इसको कन्वर्ट कर देता है Fe। और ध्यान सुना बेटा, एक्चुअल में क्या करता है, ये वाला जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये काउंटर आयन की तरह एक्ट करता है, और काउंटर आयन क्या करता है, अंदर वाले एक लिगेंड को रिप्लेस कर देता है। और यहाँ पे लिगेंड कौन है बेटा? Aqua. Water. वाटर। और जब ये वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करता है तो कौन सी उसमें कौन सी आइसोमेरिज्म बनी? भूल गए? सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म। हाँ जी क्या सर, लिख देते हो? solvated. Yes sir. सॉल्वेटेड, या फिर इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, जिसमें बेटा कोई भी एक काउंटर आयन क्या करता है, उसके अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि वो लिगेंड्स को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। और यहाँ पे इसने किसको रिप्लेस कर दिया? वाटर मॉलिक्यूल को। Water. ठीक है बेटा, तब वो कहलाता है, इस टाइप से H2O बाहर चला गया, इसके अंदर काउंटर आयन अलग दिखा दिया। और ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा? ब्राउन रिंग शो करता है। इस वाली में कोई बेटा कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे। हाँ जी बेटा, कोई डाउट इसके अंदर? क्योंकि No, sir. ये बेटा, ये आपको पेपर में भी लिख के आने, क्योंकि नाइट्रेट का टेस्ट जिसको मिला, क्योंकि एग्जामिनर जो भी आएगी वो
पूछे कि ब्राउन रिंग टेस्ट की रिएक्शन लिख के दिखाओ, आपकी एनसीईआरटी में आप लिख के दिखाओगे बेटा, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत हो तो बताइए। सबसे पहले आपने फेरस सल्फेट लिया, फेरस सल्फेट का आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाया सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, FeSO4 का, उसके अंदर क्या डाला आपने, साथ में नाइट्रेट का जो भी सोल्ट आपको दे रखा है उसका बैकवर्ड सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स कर दिया इक्विमोलर अमाउंट में, और अलोंग द साइड वॉल आपने क्या डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड डालना शुरू करा। ये रिएक्शन टेक प्लेस करती है और एंड में जाके थोड़ा सा डालने पे क्या होता है, ब्राउन रिंग की फॉर्मेशन होती है। तो ये कॉम्प्लेक्स जैसे ही बनता है, ये नाइट्रस ऑक्साइड जब हम बात करते हैं ये क्या करता है बेटा, या नाइट्रिक ऑक्साइड, सॉरी मैं हमेशा नाइट्रस बोल देता हूँ, ये नाइट्रिक बोलते हैं। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है बेटा, ये क्या करता है, किसमें जाता है, आयनाइजेशन है, वो आयनाइजेशन का पार्ट है सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म में, और लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इसका यूपीएससी नेम आता है या नहीं आता आप लोगों को, एनीवन कैन टेल मी, आता है सर। क्या यस नाम सर। होगा इसका, बताइए बताइए क्या होगा। पेंटा एक्वा नाइट पेंटा एक्वा नाइट्राइट, नाइट्राइट नहीं, आयरन। बिल्कुल सही। आयरन आएगा नहीं बेटा आयरन आएगा, क्योंकि इस पे सर। नेगेटिव चार्ज नहीं है, आयरन नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर सर। 3 3। और पीछे हाइड्रेट आ जाएगा, यस या सर। फिर इस पे चार्ज लगा रखा है, ये हाइड्रेट ना लगा के, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयन आ जाएगा इसके पीछे, ठीक है बेटा। यदि वाटर होता तो हाइड्रेट, नहीं तो इस पे चार्ज लगा रखा है, इसके पीछे क्या आ गया, आयन आ गया, ठीक है बेटा। ये इसका आईयूपीएसी नेम है। और इसी के साथ बेटा ये आपका ग्रुप आज खत्म होता है, ग्रुप 15 इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ये नाइट्रिक एसिड का था। अब शुरू करते हैं बेटा ग्रुप 16 के बारे में हम बात करते हैं। ग्रुप 16, ओके बेटा, ग्रुप 16 को हम कौन सी फैमिली कहते हैं बेटा, कैलोजन हाँ हाँ जी, Chalcogen Chalcogen family, very good. Why they are known as Chalcogen family? because they are चालू। ना बेटा, वो तो जनरल हमने बताया था आपको। एक्चुअली में क्या क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसके मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट्स होते हैं वे आर फाउंड विद, अब भाई किसके साथ मिलते हैं, ओके फैमिली। और यस सर। के साथ एग्जिस्ट कर, और के साथ एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से बेटा इनको हम क्या कहते हैं, इनको चाल्कोजन फैमिली कहते हैं बेटा, ठीक है। इसके जो मेंबर्स हैं, इनमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, जल्दी बताइए। उस हाँ ऑक्सीजन जी बेटा, सल्फर नहीं जो सिंपल बात करते हैं, उस से टे पो, और उससे ये टेप पो जो होता है बेटा, बिल्कुल सही, उससे टेपो। ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेलेनियम एंड, हाँ जी भाई, पी से पोलिनियम, ठीक है बेटा। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8 होता है। इसमें 8 में यहाँ पे 8 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 16 में 18 ऐड करो, 18 ऐड करना है भाई, 34 बिल्कुल सही, 34, 34 में फिर 18 ऐड करो, 18 ऐड करना है इसके अंदर भी, 52 इसके अंदर भी 52, और 52 में 32 ऐड करो, 84 84 84 में बेटा फिर दोबारा से 32 ऐड करो, 116 116। और मुझे इस 116 का सिंबल बताइए क्या बनेगा, अनहेक्सियम। बिल्कुल सही, UUH। तो these are the members of group 16 elements। और जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करते हैं बेटा, पहले 2 की लिखेंगे और ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए पहले एलिमेंट की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो पूरे ग्रुप को क्या करेगी बेटा, बिलोंग करेगी। देखिए 1s2 2s2 2p4, ऐसे बेटा आप नोबल गैसेस से लिखते हैं, क्योंकि 2p6 तक तो ऐसे आएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास नियॉन 3s2 3p4, ठीक है बेटा। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा आर्गन, आर्गन के अंदर होती है 4s2 3d10 4p4, ठीक है बेटा। इसके बाद एक और बता देता हूं बस, ये लास्ट वाली क्रिप्टन, क्योंकि यहां तक बहुत सिंपल है। क्रिप्टन के बाद क्या आता है बेटा, 4d, जब हम बात करते हैं 5s, सॉरी 5s2 सेम एज इट इज होगी 4d10 5p4। तो जब हम बात करते हैं बेटा ऐसे, इसके लास्ट वाली जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, जर्नल NH2 NP इलेक्ट्रॉनिक, वेरी गुड बेटा,
NS2NP4 होगी। ठीक है बेटा, अब देखिए सबसे पहले वही जनरल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक साइज। हाँ जी बेटा, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज Increases. Increases. हाँ जी बेटा, क्यों इंक्रीज करता है? Increase in number of shells. Number of shells बिल्कुल increase. Number of shells and decrease in nucleic acid. बिल्कुल सही। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज increases due to increase in 2 रहेगा नंबर ऑफ शेल्स। ओके बेटा, चलिए अब देखिए बेटा, जब हम नाइट्रोजन 3 यानी ग्रुप 15, 16, 17 की बात करते हैं, नाइट्रोजन से बेटा जब हम जा रहे हैं ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन से जा रहे हैं फ्लोरीन की तरफ, यानी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट along the group, along the period. The atomic size of corresponding elements, हाँ जी बेटा, increases or decreases? Decreases. Increases. नहीं बेटा, डिक्रीज करता है। Due to increase क्यों in बेटा? effective nuclear charge. बिल्कुल सही, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है बेटा? इनका इंक्रीज कर जाता है इसी वजह से। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पहली बात। अब दूसरा हमारे पास है बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी आप भी जानते हो बेटा, डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन Isolated From an- gaseous atom. बिल्कुल सही, आइसोलेटेड गैसियस एटम से निकालने के लिए। ओके बेटा, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी Decreases. Decreases. डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। क्यों बेटा? ड्यू टू इंक्रीजिंग Decrease. Atomic size. Effective nuclear charge. Effective nuclear charge कम होना. बिल्कुल सही, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है बेटा इसी वजह से। Size और एटॉमिक साइज हाँ एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर जाता है। ये दोनों रीजन ले सकते हैं बेटा। तो यहां लिख देता हूं शॉर्ट में, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलो अब जनरली पूछते हैं बेटा। हाँ बेटा, अब मुझे बताओ नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन दोनों में से किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? Nitrogen. नाइट्रोजन की Nitrogen. P is half हैज, filled. बिल्कुल सही, हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन। क्यों बेटा? क्योंकि नाइट्रोजन के केस में जो पी ऑर्बिटल होता है वो हाफ फिल्ड होता है और हाफ फिल्ड गिव्स, हाँ भाई, हाफ फिल्ड गिव सिमेट्री एंड सिमेट्री गिव्स स्टेबिलिटी। बिल्कुल सही बेटा। बिकॉज जब हम बात करते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन हैज हाफ फिल्ड p orbital configuration which provide symmetry, that is stability to the configuration। या फिर थोड़ा सा और लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां फुल स्टॉप है। ओके बेटा, अब मुझे बताइए आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इनमें से दोनों में से किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? Fluorine. फ्लोरीन, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज, बिल्कुल सही, फ्लोरीन क्योंकि उसका एटॉमिक साइज क्या है बेटा? छोटा है इसी वजह से, और उस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी उसका क्या है? ज्यादा है। इसी वजह से फ्लोरीन की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगी? ज्यादा होगी।
चलिए तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ जी बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप Decreases. decreases due to is in atomic size. In metallic character. इंक्रीज इन एटॉमिक साइज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। तो हम ये The कह सकते हैं metallic character स्मॉलर down the द, group increase नहीं होता ना, decrease होता है। हाँ मेटेलिक, ओ रुक जा। मेटेलिक कैरेक्टर जब हम बात करते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो डाउन द ग्रुप तो down the group टेंडेंसी decrease इलेक्ट्रॉन लूज, होता है, तो मेटेलिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है ना, increase होता मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। है। अच्छा, हाँ जी सर। हाँ जी, थोड़ा ध्यान से बेटा, ध्यान से देखो। स्मॉलर द साइज, हायर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हायर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है बेटा, एंड हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी जितना छोटा साइज होगा बेटा, उसकी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ग्रुप में किसकी सबसे ज्यादा होगी बेटा, जल्दी बताइए, किसका सबसे छोटा एटॉमिक साइज है? ऑक्सीजन। बिल्कुल सही, ऑक्सीजन का है। बिल्कुल सही बेटा, ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज छोटा है, इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑक्सीजन की होगी, ठीक है बेटा। यानी जब हम बात कर सकते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे आता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में। ध्यान सुना, सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के रूप में आता है। फर्स्ट पे कौन आता है? फ्लोरीन। वेरी गुड, फ्लोरीन। अब आपने मेटेलिक कैरेक्टर की बात करी, अब हम मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं। अब बताइए मेटेलिक कैरेक्टर। हाँ जी बेटा, मेटेलिक कैरेक्टर Down the group increases. बिल्कुल सही, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस ड्यू टू Increase in atomic, increase in effective nuclear Decrease in charge. effective nuclear charge. अरे डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये दोनों रीजन ले सकते हैं बेटा, इसी वजह से न्यूक्लियर चार्ज। ओके बेटा, तो यहीं पे मैं आपको बता देता हूं ऑक्सीजन और जो बेटा जब हम बात करते हैं, देखिए बेटा जब हम सिंपल सी बात करते हैं, जब आपने मेटेलिक कैरेक्टर के ऊपर आते हैं, तो ऑक्सीजन और जो ये सल्फर होते हैं, ये दोनों ऑक्सीजन सल्फर आर नॉन मेटल्स, ठीक है बेटा। सेलेनियम एंड टेलेनियम, वो जब हम सेलेनियम एंड टेलेनियम की बात करते हैं बेटा, ये क्या होते हैं हमारे पास, ये मेटलॉइड्स की तरह। Non metal. बिल्कुल सही, इनके अंदर एक, अरे नहीं मेटलॉइड्स बेटा, ठीक है हाँ जी सर, मेरा बेटा। हैविंग, डिस्कनेक्ट। ओके, हैविंग लिटिल मेटेलिक कैरेक्टर, इनके अंदर हल्का सा मेटेलिक कैरेक्टर होता है बेटा, हैविंग लिटिल मेटेलिक कैरेक्टर। और जब पोलेनियम और इन दोनों की बात करते हैं बेटा, पोलेनियम रेडियो एक्टिव इन नेचर, याद रखना पोलेनियम इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, और ये दोनों के दोनों नीचे वाले मेटल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से अब हम बात करते हैं बेटा, इसी में एक चीज और ऐड कर लेते हैं, छठा पॉइंट और पांचवा पॉइंट, अभी 2 पॉइंट और बाकी है बेटा इसके, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ जी बेटा बताइए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप। सर आपने मेटेलिक कैरेक्टर में डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी देखी, वो इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं होगा बेटा डिक्रीज करेगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, तभी तो इजीली करेंगे रिमूव। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी या कम लगानी पड़ेगी एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जल्दी बताओ। फिर कम पड़ेगी। हाँ कम लगेगी ना एनर्जी, जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो एनर्जी कम लगेगी, और एनर्जी जितनी कम लगेगी उसके अंदर, ध्यान सुना, जितनी कम एनर्जी लगेगी उतनी ही कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। तो आप क्यों कह रहे हो कि सर ज्यादा लगेगी? हाँ जी बच्चे, ठीक है बेटा। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। हाँ बेटा बोलो। सर आपने ऊपर लिखा हुआ था डाउन, एक बार दोबारा बोलोगे बेटा, आप क्या कह रहे हो? सर आपने ऊपर लिखा हुआ था डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। तो यहाँ पे भी तो लिखा है हमने, ये लिखा हुआ
डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। हम यही कह रहे हैं बेटा, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस या डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्ट और डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या करता है? डिक्रीज करता है। हम भी हमेशा यही कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं बेटा? सर ठीक है, वो मेरे को उल्टा दिख Okay. गया। समझ में आया बेटा? यस सर। ओके बेटा, अब मुझे बताओ बेटा, जब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, डाउन द ग्रुप Increase. इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप क्या करता है बेटा? Due to इंक्रीज increase in करता है। molar mass. बिल्कुल सही। डाउन द ग्रुप ऑक्सीजन टू टेलेनियम, ठीक है बेटा। बोथ, बोथ का मतलब समझ गए होगे। बोथ का मतलब इन दोनों की बात कर रहा हूं बेटा। बोथ इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन atomic size and molar mass, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं बेटा, जो ये पोलेनियम होता है, इस पोलेनियम का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है टेलिनियम से, छोटा होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, पोलेनियम का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किससे? टेलिनियम और सेलेनियम से। क्यों? हाँ भाई बताइए। Polonium का तो ज्यादा ही होगा सर। पोलेनियम हैज लोअर अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट कॉज्ड बाय डी एंड एफ ऑर्बिटल, जिसकी वजह से क्या होता है? fully एटॉमिक filled साइज in उसमें सर एक बार इनर्ट स्क्रीनशॉट ले पेयर। लेना, हाँ बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट ले बेटा मैं लेना। आपको बेटा एक सेकंड मैं भी स्क्रीनशॉट अभी लेने देता हूँ, बस अभी करता हूँ। देन टेलिनियम बिकॉज ऑफ मैक्सिमम इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। हाँ जी बच्चे, ये लीजिए। अरे व्हाट्सएप कर दूंगा बेटा, आज मैं ग्रुप में डाल दूंगा इस वाले को, टेंशन मत लीजिए। चलिए ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं देख, ये लीजिए। हो गया सर, थैंक यू सर। ओके हो गया। हाँ जी बेटा। अब इसके बाद आता है हमारे पास लास्ट एंड फाइनल, वो आपने 11th में भी पढ़ा था बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्वेश्चन भी दिया था बेटा, ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन की जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है बेटा, वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है या जीरो होती है? थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है ये। नेगेटिव। आज दोबारा जाके पढ़ना कि जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, वो ऑक्सीजन की पॉजिटिव होती है, क्योंकि तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आना और सेकंड इलेक्ट्रॉन जब भरते हो तो इतना ज्यादा रिपल्शन हो जाता है। मैंने एग्जांपल देके भी बताया था आपको कि जब कोई भी एक घर, मैंने हर्ष का भी एग्जांपल लिया था उस टाइम पे, आपको बताया था भाई 2 भाई हैं और घर 2 है उनके पास, तो क्या होगा कि जब हम कोई भी, जैसे उसके भाई ने शादी कर ली, उसकी शादी नहीं होगी तो मजा ही नहीं। हाँ तो उस बिल्कुल सही, उनके बीच में रिपल्शन होगी, लड़ाई होगी, जब दूसरे की शादी होगी तो लड़ाई होगी, और जैसी लड़ाई होगी बेटा ऑटोमेटिकली क्या होगा उसके अंदर? उसको बाहर भगा देंगे घर से। बाहर भगा देंगे तो उसको स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर देंगे बेटा, इस टाइप से। ठीक है ना बेटा? इसीलिए हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की पॉजिटिव होती है। ठीक है बेटा, याद रखना सेकंड, और ये याद ना हो तो 11th क्लास की कॉपी उठा लेना, थर्ड चैप्टर में मिलेगा। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव। ठीक है बेटा, पॉजिटिव होती है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं, अब मुझे बताइए बेटा, आउट ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, फिर इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी शुरू होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीक करेंगे। आउट ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन विच हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेटा ये जस्ट उस वाला क्वेश्चन है, क्लोरीन और फ्लोरीन वाला, जल्दी बताइए। हाँ जी बच्चे जल्दी बताइए, क्लोरीन और फ्लोरीन में से किसकी मोर नेगेटिव होगी? ऑक्सीजन। अच्छा, मैंने पिछली बार भी आपको कराया था, याद हो तो, ये वाला क्वेश्चन सल्फर का, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज छोटा है और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
टू द सेकंड शेल, क्या हो जाएगी सेकंड शेल जल्दी में आ इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते तो रिपल्शन आ जाएगी। ओ भाई दिवांशु, रिपल्शन हो जाएगी, और रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए मोर एनर्जी चाहिए। इसलिए बेटा सल्फर की, क्योंकि एडिशन सल्फर की करते हैं, सल्फर हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब आप 11th का सब कुछ भूल चुके हो, मुझे ये लग रहा है। बिकॉज अब देखिए, जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के अंदर 2 शेल होती है, और सल्फर के अंदर कितने शेल होते हैं? 3 शेल होते हैं। अब मुझे 3। बताइए, इसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में इसमें ज्यादा रिपल्शन होगी, सल्फर के केस में ज्यादा रिपल्शन होगी? बताइए। ऑक्सीजन में ज्यादा होगी। ओके ऑक्सीजन में ज्यादा होगी। तो इसी वजह से बेटा ज्यादा एनर्जी यूज हुई ऑक्सीजन में, और जितनी ज्यादा एनर्जी यूज होती है, तो मैंने आपको बताया था 11th क्लास में भी, जितनी ज्यादा एनर्जी यूज होगी उतना ही वो क्या हो जाएगा, लेस नेगेटिव होता हुआ चला जाता है। ये चीज मैंने आपको उस टाइम भी बताई थी, बट आप लोग सुनते हो तब ना, सुनते तो हो नहीं मेरी बातें। उस टाइम तो आप क्या हवाई जहाज उड़ते रहते हैं। समझ में आया बेटा? हाँ जी सर। ये Yes, चीज है sir. बेटा, ये चीज मत भूलो, ये सारी 11th की चीजें है बेटा। हाँ बेटा बोलो, हाँ बेटा बोलो, बोलो जल्दी बोलो। ये देखिए, मैंने आपको उस टाइम भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में जब बताया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, ये देखो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, लेस एनर्जी यूज होगी। ये 11th को बता रहा था मैं, 11th वालों की कुछ नोट्स हैं ये, उनको भी आजकल ये टॉपिक चल रहा है। लेस एनर्जी यूज होगी तो मोर नेगेटिव, मोर एनर्जी यूज होगी तो लेस नेगेटिव, और मोर एंड मोर एनर्जी यूज हुई तो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है बेटा? इसमें मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताए थे, एक तो नियोन का केस का बताया था, नियोन वाला केस बताया था, और दूसरा फ्लोरीन और ऑक्सीजन वाला केस बताया था। ये रहा फ्लोरीन और ऑक्सीजन, जब हम बात करते हैं ये वाला, इस टाइप से फ्लोरीन का और क्लोरीन के केस में बात करी थी। बट आप लोग याद रखते हो तब ना, ये सारे 11th के टॉपिक्स हैं, क्योंकि मेरे को 11th के नोट्स उठाने पड़ रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये सारे 11th के नोट्स हैं, बताओ। तो याद रखना बेटा, सल्फर की ज्यादा होती है, इसका रीजन आप खुद लिखोगे, क्योंकि सल्फर के अंदर हम क्या करते हैं, थर्ड शेल में करते हैं, जिसकी वजह से रिपल्शन कम होती है। और हाँ जी बेटा, ठीक है बेटा, ये खुद लिख के लाओगे मेरे लिए आप लोग। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए, और जब भी डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको 11th क्लास के नोट्स खोल के फिर दिखाऊंगा आप लोगों के, इतने मैं किसी बच्चे से मंगा लूंगा। हाँ जी बेटा बताइए, कोई डाउट हो तो। नहीं सर। चलिए थैंक यू बेटा, फिर थैंक यू तक बस इतना ही कराऊंगा आज के लिए, बस इतना ही काफी है, और नहीं कराएंगे आपको। ठीक है बेटा? Bye. ओके थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बेटा।